तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैं आपको करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स चैप्टर 1। तो मुझे सबसे पहले इसमें आपको बताना चाहिए चार्ज। तो बच्चों चार्ज जो है उसका नोटेशन अपन यूज करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। चार्ज के लिए जो नोटेशन लेते हैं वो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और कूलम जो है उसकी यूनिट है। जैसे आप मास बोलते हैं ना किसी बॉडी का 2 kg, तो kg आप बोलते तो समझ में आ जाता मास की बात चल रही, मीटर बोलते तो समझ में आ जाता लेंथ की बात चल रही। वैसे ही चार्ज की यूनिट होती कूलम। फिर बच्चों यहां थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसका कुछ रीज़न है, वो आप बाद में समझ में आएगी बात। आगे कुछ चीज़ें आएंगी ऐसी जिसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा आपको क्यों बताया। मास हैवी, प्रोटॉन जो होता है वो हैवी है, उसका मास ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कम है। लेकिन दोनों पर चार्ज सेम होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग +E से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग -E से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये चार्ज के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चार्ज होता कैसे, क्या होता है ये। तो ये आप समझ सकते हैं नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों। हर बॉडी नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, लेकिन जब हम फ्रिक्शन करते तो बॉडीज चार्ज हो जाती हैं। उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। When two bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to another body. And due to the transfer of electrons, both bodies take on charge. This phenomenon is called frictional electricity. Positive charge produces due to deficiency of electron, and negative charge produces due to excess of electrons. ये मैं क्या बोल रहा हूँ आप बात समझिए। आपने बचपन में खेल किया था, प्लास्टिक स्केल थी आपके पास। वो प्लास्टिक स्केल नॉर्मल कंडीशन में आपको मालूम थी चार्ज लेस थी, उस पर चार्ज नहीं था। लेकिन उस प्लास्टिक स्केल को जब आपने हेयर से रब किया तो वो चार्ज हो गई थी। और जब आपने टेबल पर जब छोटे छोटे पेपर पीसेस रखे, उसके क्लोज ले गए, तो वही प्लास्टिक स्केल ने उन पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। वो कैसे हुआ था? एक्चुअली में प्लास्टिक स्केल चार्ज हो गई, उसने पेपर पीसेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस किया और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ। एक्चुअली में बच्चों लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन लगता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, ये अपन बात आगे देखेंगे। अभी तो ये देखें कि चार्ज कैसे हुई। वो प्लास्टिक स्केल को अपन ने हेयर से रब कर दिया तो चार्ज कैसे हो गई, क्या हुआ वहां पर। तो बच्चों उस बात को अपन समझते हैं। तो बच्चों उसमें हुआ ये कि पहले तो प्लास्टिक स्केल जो थी
वो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। क्यों थी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? चार्ज क्यों नहीं था उस पर? क्योंकि हर बॉडी जो है वो मॉलिक्यूल से बनती है और मॉलिक्यूल एटम से बनता है। मतलब फाइनली हर बॉडी में एटम होता है और हर एटम का अपना एक फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, और सेम क्वांटिटी में उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जो प्लास्टिक स्केल थी उसमें जो प्रोटॉन है, सॉरी उसमें जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल 10 है। तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 10, और उसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे? 10। मैंने आपको बताया कि 1 प्रोटॉन पर चार्ज होता है +e, तो टोटल 10 प्रोटॉन पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? +10e, +10p। एक्चुअल में 10e लिखना चाहिए, पर थोड़ा आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस समझ में आए इसलिए मैं अभी p और e लेकर चल रहा हूं, पर आगे क्वेश्चंस में e आएगा। तो इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है और इसके अराउंड टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इन प्रोटॉन की वजह से +10p, क्योंकि 1 प्रोटॉन पर मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होता है +e, तो यहां पर 10e। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन पर -e, तो यहां पर हो जाएगा -10e, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से -10e। अब ये प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन का जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल कर देता है, और इसलिए नॉर्मल कंडीशन में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो प्लास्टिक स्केल भी क्या थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, चार्ज नहीं था उस पर। लेकिन जब आपने हेयर से रब किया तो हेयर से रब करने पर फ्रिक्शन हुआ, और आप सब जानते हैं अपन अपने हैंड्स को यदि फ्रिक्शन करते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शनल एनर्जी कन्वर्ट होती किसमें? हीट एनर्जी में। वर्क कर रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही आपने जब इस प्लास्टिक स्केल को हेयर से रब किया, और मान लीजिए हेयर में भी जो एटम्स हैं, अभी समझने के लिए मान लीजिए उन एटम्स का भी एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 10, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। यहाँ भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा +10p, और यहाँ होगा -10e। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हेयर भी कैसा था? चार्जलेस। लेकिन जब आपने प्लास्टिक स्केल से इसको फ्रिक्शन किया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिली। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स यदि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो उस ऑर्बिट को छोड़ देता है और जंप कर जाता है कहाँ पर? नेक्स्ट ऑर्बिट पे, नेक्स्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और यदि आप फ्रिक्शन कर रहे हैं तो यदि फर्स्ट ऑर्बिट का है तो सेकंड में, सेकंड का तो थर्ड में। लेकिन यदि मान लीजिए, सोच लीजिए आप लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? तो वो पूरा का पूरा इस बॉडी को छोड़कर जंप कर जाता है सेकंड बॉडी पर। तो मान लीजिए आपने फ्रिक्शन किया और यहां से यहां पर प्लास्टिक स्केल से हेयर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 9। इसलिए नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -9e। और जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -11e। अब हुआ ये कि प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को, 9 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को 9 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज ने कैंसिल कर दिया। लेकिन 1 प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा है ना, तो इस 1 प्रोटॉन की वजह से इस एटम पर 1 प्रोटॉन के इक्वल क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, या इसी को आप बोल सकते हैं +1e। यहां क्या हुआ? 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज ने कैंसिल कर दिया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, एक्सेस में हुआ, इसलिए इस एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। मतलब
जब टू बॉडीज को आप फ्रिक्शन करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब प्रोटॉन एक्सिस में हो जाते हैं और इसलिए पॉजिटिव चार्ज आता है। सेकंड, जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल से ज्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉडी पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसी को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। When two bodies are rubbed together, then electrons are transferred from one body to another body, and due to the transfer of electrons, both bodies take on charge. This phenomenon is called frictional electricity. Positive charge produces due to deficiency of electron, and negative charge produces due to excess of electrons. मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोड्यूस होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में होने की वजह से होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अभी फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए बताओ पॉजिटिव चार्ज का जो वेट है वो नॉर्मल से कैसा रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा कम हो जाएगा, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो अभी जितना वन इलेक्ट्रॉन का मास है उससे रिलेटेड जो वेट बनेगा वो कम हो जाएगा, और इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज गेन करती हैं उनका वेट कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन के डिक्रीज होने से, और जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं नेगेटिव चार्ज उनका हमेशा वेट इंक्रीज होता है। इसलिए मैंने ये आपको बताया था। तो ये बच्चों हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मुझे जो कॉन्सेप्ट लेना चाहिए वो आपको बताना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? जब जनरली मैं बच्चों से क्वेश्चन करता हूं तो बच्चे बोलते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बच्चों यदि जो फिजिक्स जानता है तो उसके लिए थोड़ा सा इस बात को हजम करना आसान नहीं है, क्योंकि यदि आप टू प्लास्टिक बॉल्स ले रहे हैं, यदि उनको आप आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो एक बॉडी में से, एक बॉल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे पर जाएंगे। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उस पर क्या प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो आपने प्रोड्यूस कर तो लिया चार्ज, आप बोल रहे ना चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व। यहां पर बच्चों एक वर्ड आपको यूज करना चाहिए, वो है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये बोला तो सिस्टम का मतलब होता है टू पार्ट, लास्ट ईयर रोटेशनल मोशन था ना, उसमें था ये टू पार्टिकल ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। जब दो लोग होते हैं तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सिस्टम बन गया। अब अकेले से कोई यदि बात करेगा तो पागल कहलाता है। कई बार आप लोग देखते हैं रोड पर लोग बाग गाड़ी पर चलते आते हैं और खुद से बात करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार पागल है, हालांकि वो बात में पता चलता है कि कान में ईयरफोन लगा के किसी से वो एक्चुअली में मोबाइल पर बात कर रहा है। पर पहले जब नहीं था और वो अकेले बात करता हो जाता था तो लोग सोचते थे पागल है। लेकिन दो लोग यदि हैं तो एक व्यक्ति दूसरे से बात कर सकता है और दूसरा सुन सकता है, दूसरा बोल सकता है, पहला सुन सकता है, सिस्टम बन गया। ये पूरा ग्रुप हो तो इसलिए होता है टू पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड सिस्टम। तो यहां भी अपन बात करें तो आपको पता है कि यदि मैंने दो बॉल बोला हुआ है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस पर +1 ई आ गया, इस पर -1 ई आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, तो सेपरेट सेपरेट तो आपने चार्ज प्रोड्यूस किया है, लेकिन सिस्टम में अभी भी चार्ज कितना है, 0,
इन दोनों को मिलाकर सोचोगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को सेकंड बॉडी का नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, कैंसिल। मतलब सिस्टम में चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है, केवल चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कंजर्व, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब आप ऐसा पूरा लिखोगे तो टीचर भी खुश होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स को देखकर। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद मुझे जो आपको बताना चाहिए वो बताना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, what is principle of quantization? According to principle of quantization, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron. किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, जैसे ये बॉडी है, कोई बॉडी है ये, इस पर टोटल चार्ज कितना हो सकता है, तो इस पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। अब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। मतलब यहाँ मैंने जो n बताया वो इंटीजर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यदि आप मान लीजिए n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो q इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 ही, मतलब q इज इक्वल टू प्लस ई और q इज इक्वल टू माइनस ई। n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो q इज इक्वल टू प्लस 2e, यहाँ पर q इज इक्वल टू माइनस 2e। n की वैल्यू 3 रख देते हैं तो q इज इक्वल टू प्लस 3 और q इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। सपोज अब मैं इंटीजर्स ना लेकर n की वैल्यू फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, हाफ, तो यदि आप हाफ को रखेंगे तो क्या होगा, q इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ ई, मतलब q इज इक्वल टू प्लस हाफ ई और q इज इक्वल टू माइनस हाफ ई, ऐसा आएगा। अब जरा अपन सोचें कि ये चार्ज कब प्रोड्यूस हो रहे हैं। यदि इन टू बॉडीज को आप फ्रिक्शन कर रहे हो और मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो फर्स्ट बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और सेकंड पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, मतलब यहाँ पर 1 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पर आ जाएगा प्लस 1e और इस पर आ जाएगा माइनस 1e। लेकिन और ज़्यादा फ्रिक्शन किया आपने और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो फर्स्ट पर नॉर्मल से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, और इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस 2e और इस पर हो जाएगा माइनस 2e। थोड़ा और फ्रिक्शन किया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो फर्स्ट बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, लेकिन सेकंड पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, और इसलिए इतना हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने फ्रिक्शन किया और हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मात्र हाफ, तो फर्स्ट पर क्या आना चाहिए चार्ज, हाफ ही, और सेकंड पर माइनस हाफ ही। लेकिन क्या बच्चों आप हाफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हो, आधा, पौन, सवा, डेढ़, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। इसीलिए कभी भी चार्ज ऐसे नहीं होंगे 0.5e, 0.7e, q इज इक्वल टू 1.2e, ये चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है। राइट, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, the charge occurs on the body. What is q? Charge on the body. According to principle of quantization, the charge occurs on the bodies is always integer multiple of charge of electron. This is principle of quantization. लेकिन फिर भी बच्चों नेचर में कुछ पार्टिकल ऐसे मिले हैं जिन पर चार्ज कितना होता है, e/3 एंड 2e/3। ऐसे पार्टिकल्स को नेम दिया गया है क्वार्क। क्वार्क, QUARK। क्वार्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों मुझे जो आपको बताना चाहिए वो बताना चाहिए आपको यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज एक डेफिनेशन होती करंट की, जो आपने शायद 9th या 10th में पढ़ी है,
वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मीन्स चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। ये वायर है, इसमें से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, तो टी में यदि क्यू तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा क्यू बाई टी। ये 1 सेकेंड में जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं रेट, राइट। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, और चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो इसलिए करंट की ये फॉर्मूला बनता है, पर इसमें Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों ये करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती। ये पूरा डिस्कशन अपन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अभी आप याद रखिए कि करंट स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, और चार्ज भी इसलिए स्केलर होगा। अब ये स्केलर और वेक्टर हमको क्यों समझना है, क्यों पता करके रखना है, क्योंकि आप जब ये क्लियर करेंगे तभी तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। यदि मान लीजिए बॉडी है और इस पर 2 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री एंगल पर अप्लाई किए जाए, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते वेक्टर से, क्योंकि आपको पता है न्यूटन में बोल रहा हूं। व्हाट इज न्यूटन? यूनिट ऑफ फोर्स। एंड व्हाट इज फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर्स में कभी भी नेट वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू यदि हमको फाइंड करना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू 2 रखोगे, बी की वैल्यू 3 रखोगे, थीटा की वैल्यू 30, और फिर आप वैल्यू निकालोगे, जितना आएगा उतना नेट फोर्स लगेगा, राइट। तो ऐसा हम लोग वेक्टर्स जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें नेट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यदि स्केलर है तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, नेट वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से आ रहा है करंट 2 एम्पियर, यहां से आ रहा है करंट 3 एम्पियर, प्रैक्टिकली देखा गया है करंट की वैल्यू होती 5, मतलब डायरेक्ट ऐड हो गया। ऐसा होता है स्केलर्स में, 2 रुपए और 5 रुपए मिलकर बनते हैं 7 रुपए। क्यों? क्योंकि रुपीज स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर में हम लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया करंट भी ऐसा बिहेव करता है। हालांकि करंट जो है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और साथ ही साथ करंट को यदि खाओ तो मैग्नीट्यूड होता है, उसमें झटका लगता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, प्लस टू माइनस, लेकिन बिहेवियर उसका जो है वो स्केलर के समान है। इसलिए करंट कैसी क्वांटिटी स्केलर है। जब करंट स्केलर है तो चार्ज भी स्केलर। अब आपको पता चल गया चार्ज स्केलर है, इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आप ये समझ गए कि यदि किसी बॉडी के ऊपर 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और उसको एडिशनल यदि 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम चार्ज और मिल जाए, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? तो आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे 5 माइक्रोकूलम प्लस -2, 5 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम, तो आप कर सकते हो फिर 3 माइक्रोकूलम। ऐसा आप इसलिए कर पाए डायरेक्ट ऐड क्योंकि आपको पता है चार्ज कैसी क्वांटिटी स्केलर है। और यदि वेक्टर होती तो फिर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करते। इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो वेक्टर है या स्केलर। थर्ड बच्चों, इस चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू। आप लोग जानते हैं करंट एसआई सिस्टम आपने पढ़ा है लास्ट ईयर 11th, उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उसमें से एक करंट थी, और करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। नोटेशन क्या था? ए। तो इसलिए जब करंट को आप ए से बताएंगे, टाइम को टी से, तो ए इंटू टी हो जाएगा। इसका मतलब है चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L0 T1 A1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, फोर्थ, यूनिट्स।
तो जो चार्ज है उसको सीजीएस सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं स्टेट कूलम्स में, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में ST, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, इसमें भी मेजर करते हैं। फिर एक SI सिस्टम में अपन बात करें तो होती है कूलम, या फिर ये फॉर्मूले के बेसिस पर एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि करंट को SI सिस्टम में एम्पियर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड होता है। इसमें एक और सिस्टम चलता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसमें चार्ज को मेजर करते हैं एब कूलम में, एब कूलम, एब कूलम, ये कूलम। फिर बच्चों इनमें रिलेशन भी होता है, रिलेशन 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 एब कूलम। कन्वर्शन, ये कन्वर्शन है। क्या है, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आपको ये कन्वर्शन ऐसे ही पता होना चाहिए चार्ज का भी। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन से रिलेटेड था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया और उसका फाइनल आंसर आ गया 3 kg, लेकिन 4 ऑप्शंस दिए ग्राम्स में। तो आपको मालूम है 3 kg आया तो आंसर किस पे टिक करेंगे, 3000 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्शन पता है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे ही यदि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और मान लीजिए आंसर, क्योंकि हम लोग ऐसा ही सिस्टम में करते थे जनरली, आंसर कूलम में आएगा। मान लीजिए आंसर आया 1 कूलम, 4 ऑप्शंस दिए हैं, किस पर टिक करोगे? तो आपको मान लो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, वाला उस पर टिक कर दोगे। यदि 2 कूलम आ जाए आंसर आपका तो, लेकिन 4 ऑप्शंस में स्टेट कूलम है तो किस पे करोगे? 1 कूलम इज इक्वल टू दिस, तो 2 कूलम इज इक्वल टू इसका ट्वाइस। ये तभी कर पाओगे जब आपको कन्वर्शन याद हो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यदि यही आपसे चार्ज पूछा जाए स्टेट कूलम में तो आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपको क्या पता हो, कन्वर्शन। इसलिए कन्वर्शन पता होना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपको डिस्कस किया यूनिट ऑफ चार्ज से रिलेटेड। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों मुझे बताना चाहिए आपको कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हाट इज कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ? देखो ये 2 बॉडी है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर है Q2 और यहां सेपरेशन है R। तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है। और ये भी देखा गया है, कूलम ने देखा कि इन चार्जेस का यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है। साथ ही साथ ये चार्जेस यदि क्लोज रहते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस पर फोर्स कम लगता है। ये प्रैक्टिकली उसने देखा और उस बेसिस पे उसने ये लॉ दिया, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 unlike or like charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब like charges के बीच में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन, और अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन। तो जो फोर्स होगा F, it is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to R square। तो कंबाइन ये होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये स्मॉल k है। इस स्मॉल k जो है इसकी वैल्यू
इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, ये K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और बच्चों ये जो एप्सिलॉन होता है ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हालांकि ये क्या है कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं, पर यदि मैं ये K की बात इतनी बता रहा हूं तो फिर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, K की वैल्यू रख दीजिएगा, तो एक तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में चल रहा है इसलिए फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। लेकिन यदि ये वाली वैल्यू रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर न्यूटन, ऐसा हो जाएगा। यहां पर मैंने एप्सिलॉन की जगह पर रखा था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मैंने बोला था आपको K इज इक्वल टू ये और फिर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो बच्चों ये कांस्टेंट्स है। जैसे लास्ट ईयर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था ना, उसमें फॉर्मूला था F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। उसमें G को आपने क्या बोला था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नेम दिया था। वैसे ही यहां पर ये कांस्टेंट्स हैं और इन कांस्टेंट में ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहां पर बच्चों ये जो एप्सिलॉन है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये जो एप्सिलॉन आर है यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। मैं ये क्या बोल रहा हूं समझिएगा, ये तो फिक्स है। पहली बात, ये सब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकली देखा गया है यदि टू चार्ज बॉडीज को आप एयर में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो उनके बीच में फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा लगता है। लेकिन उन्हीं चार्जेस को आप वाटर के अंदर रख देंगे, मीडियम में रख देंगे, तो प्रैक्टिकली देखा गया फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम ने फोर्स कम परमिट किया। अभी आप इतना समझिए परमिटिविटी वहां से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं, देखो आप, यदि आप अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि एयर के लिए ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में और हाई रहती है। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू हाई रहती है। तो जब ये डिनोमिनेटर में तो ऑटोमेटिक फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब फोर्स कम परमिट कर रहा है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी चूंकि शुरुआत है तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ होता है, अपन इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वैल्यू याद हो जाती है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं समझाता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं या और डाई इलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे डिस्कस करना चाहिए आपको। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आपने पहले सुना है रिलेटिव डेंसिटी। यदि मैं आपसे बोलूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। यदि मैं बोलूंगा आपसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, तो फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है ये तो सबको पता है प्रैक्टिकली, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। लिक्विड में सबसे हैवी यही है, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। यदि वाटर आप 1 मीटर क्यूब लोगे तो उसका मास आएगा 1000 kg। अब ये यूनिट कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी मिली मर्क्यूरी की? 13.6। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो मर्क्यूरी है वो वाटर के कंपेयर में कितने टाइम्स हैवियर है? 13.6 टाइम्स हैवियर है, भारी है। तो रिलेटिव का मतलब अपन कंपेयर करते हैं, अपन ने ये बात की। ऐसे ही जब मैंने यहां पर आपको बोला एप्सिलॉन r एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब यह है किसी मीडियम की जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, वो उस मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसको यदि हम फ्री स्पेस से कंपेयर करें उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, राइट? फ्री स्पेस मतलब अपन एयर भी बोल सकते हैं, तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते तो रिलेटिव मार्क्स रहते ना, हाफ ईयरली हुआ, आप घर गए, हंसते हंसते पापा को बताया पापा फिजिक्स में हमको 45 मार्क्स मिल गए। पापा को जैसे सुना उनको गुस्सा आया, उन्होंने 2 झापड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा बहुत कम मिले, आपने ये बताया ही नहीं कैसे। वो 45 समझ रहे थे, 100 से कंपेयर करके आउट ऑफ 100 उनने पिटाई कर दी। जब आपने क्लियर किया नहीं पापा 100 के रिलेटिव नहीं 50 के रिलेटिव, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव क्या हुए? 90 हो गए, 90%। तब जाकर वो खुश हुए और उनने बोला पहले बताना चाहिए ना। तो आप यहां पर जब मार्क्स बता रहे हैं 45, तो किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? 50 के रिस्पेक्ट में। सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले, लेकिन 50 में से कितने मिले? बाद में एनुअल में 100 में से कितने कितने मिले? वैसे यहां पर किसी मीडियम की परमिटिविटी को हम कंपेयर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, राइट? फिर बच्चों नेक्स्ट जो मुझे बात बतानी चाहिए, ये जो एप्सिलॉन r है जिसको मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला है, आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये एप्सिलॉन r की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, पर होती हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। एयर के लिए अपन बात करें, फॉर एयर तो k की वैल्यू 1 होती है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 होती है। वाटर के लिए अपन बात करें तो 81 होती है, राइट? मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। मिनिमम ये 3 बस याद रखो, बाकी तो आपको न्यूमेरिकल्स में दिए रहेंगे, क्वेश्चंस में दी रहती है।
तो जब मैंने ये बताया कि भाई ये एप्सिलॉन आर या फिर के की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, इसका मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। आप समझे मेरी बात को। आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को 1 से तो 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 20 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 30 आएगा। ये 10 सब जगह सेम है, लेकिन जब आपने कम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कम आया, ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट बढ़ गया, और बड़ी वैल्यू से किया और बढ़ गया। बिल्कुल वैसा ही भले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एप्सिलॉन आर से, सॉरी इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? हाँ मैंने यहाँ पर हाँ एप्सिलॉन आर से, तब ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू भले ही कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, इसलिए इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे प्रोडक्ट तो वो भी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट आएगा। जितनी ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू भी होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी उतनी हाई होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये एप्सिलॉन नॉट भले ही फिक्स है, पर चूंकि डिफरेंट मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट होता है, इसलिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट होती है। हमको एप्सिलॉन आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन रहती है, हम इसको निकाल सकते हैं। ये बात हो गई बच्चों किससे रिलेटेड? ये परमिटिविटी से रिलेटेड। मतलब आप समझ गए कि जो फॉर्मूला बना है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना है। इसमें आप कैलकुलेटर में 1 डालिए, 4 पाई मतलब 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और सॉल्व करके देखिए ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। मतलब इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सारी बातें मैं केवल SI सिस्टम में कर रहा हूं, तो फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन। मतलब चार्ज की वैल्यू किस में रखोगे आप? SI सिस्टम में। SI सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो कूलम में सब्स्टिट्यूट करोगे, आर डिस्टेंस की वैल्यू मीटर में। अब यही बात मैं बात करूं आपको एयर में, इन एयर, तो एयर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10.9 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही बात मैं करूँ किसमें? वाटर में, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 81, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10.9 अपॉन 81 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये न्यू फोर्स की वैल्यू। यदि हम इसको देखें तो ये तो F के इक्वल है। मतलब वाटर में कितना फोर्स लग रहा है? जितना एयर में फ्री स्पेस में लग रहा था उसका 1/81 टाइम्स। मतलब डिक्रीज हो गया, क्योंकि वाटर ने कम परमिट किया। क्यों? क्योंकि वाटर की परमिटिविटी की वैल्यू हाई थी। तो ये है परमिटिविटी का मतलब भी, ये फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन यदि मैं आपको CGS सिस्टम में बात करूं, ये जितनी बात मैंने की है सब SI सिस्टम में। CGS सिस्टम में बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको 1 कर दोगे तो 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अब फोर्स की यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी? डाइन्स। क्योंकि फोर्स की CGS सिस्टम में यूनिट क्या होती है? डाइन्स।
तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में फोर्स का ये फॉर्मूला है। अब यहां पर चार्ज की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आप, स्टेट कूलम्स में, और डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में, तब फोर्स की वैल्यू डाइंस में आएगी। अब यदि यही चीज हम लोग बोलेंगे फोर्स लेकिन एयर में, तो एयर में बोलोगे तो आपका फोर्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो बच्चों ये देखा अपन ने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन जब कूलम जी ने ये लॉ दिया था बच्चों, तभी इसकी लिमिटेशंस बता दी थी। इस लॉ की दो लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। मतलब ये जो कूलम, इसको कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। टू चार्ज बॉडीज जो स्टेशनरी है रेस्ट में, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलम्बियन फोर्स भी लगता है। ये केवल किन के बीच में लगता है, जो रेस्ट बॉडीज रहती है। जो मूविंग बॉडीज होंगी, यदि चार्ज बॉडीज मूव कर रही हैं तो फिर उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा बाहर एमपीबी के जो वायर्स हैं उनमें से करंट फ्लो करता है, लेकिन क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते क्या, नहीं। एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्या, नहीं। ऐसे ही रहते हो तो पोल्स पे, पोल टू पोल, ना उनके बीच में रिपल्शन होता है ना अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो मूविंग चार्जेस है। इसलिए तो इस चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू रेस्ट चार्ज। तो ये जो कूलम्बियन फोर्स है केवल किन के बीच में लगता है, रेस्ट एंड पॉइंट, छोटे पॉइंट चार्जेस, छोटे चार्जेस के बीच में। तो कूलम ने फर्स्ट लिमिटेशन ये दी थी, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस। सेकेंड लिमिटेशन ये है बच्चों कि ये जो लॉ है केवल उन चार्जेस के बीच में लगता है जिनके बीच का डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर से ज्यादा होता है। जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर से ज्यादा होगा उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, कूलम्बियन फोर्स। जिन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर से कम होता है वहां इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, कूलम्बियन फोर्स नहीं लगता। और ये पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि ये होता है एक्चुअली में डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर 10 to the power -15 मीटर। और यहां होते हैं प्रोटॉन्स। कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यदि यहां पर रिपल्सिव फोर्स लगता, क्योंकि प्रोटॉन तो प्रोटॉन लाइक चार्जेस हो गए ना, और बहुत सारे हैं तो प्रोडक्ट तो बहुत बढ़ जाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो एटम नहीं रहेगा, एटम नहीं होगा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा सब्सटेंस नहीं होगा। मैं भी नहीं होऊंगा, तुम भी नहीं होगे, लेकिन तुमको मालूम है सब है, तुम भी हो, मैं भी हूं, सब्सटेंस भी है, मॉलिक्यूल भी है, एटम भी है, न्यूक्लियस भी है। मतलब क्या नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इन प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस कैसा हो गया, 10 to the power -15 मीटर से कम। कूलम ने जो लॉ दिया है केवल उन चार्जेस के लिए दिया है जिनके बीच का डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर से ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए थे, उसका करेक्ट ऑप्शन था न्यूक्लियर फोर्स। उसमें ऑप्शन में न्यूक्लियर भी दिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स भी दिया था, मैग्नेटिक फोर्स भी दिया था, वहां लगता है केवल न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, सॉरी न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस डेफिनेटली 10 to the power -15 मीटर से ज्यादा होता है। न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, n × E। n क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन होंगे ना, एक प्रोटॉन पर E, तो n प्रोटॉन पर कितने होंगे, Ne। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस जो है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है इस पर क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, खींचता है अपनी तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन खिंचकर न्यूक्लियस पर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है, और सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा प्रोड्यूस होता है।
तो यहां जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। किस स्पीड से करता है, यदि आप वो निकालना चाहते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा, Fc = Fe से। Fc कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लगता है, रिवॉल्विंग बॉडी पर। रिवॉल्विंग बॉडी क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। व्हाट इज Q1, Ne। व्हाट इज Q2, E/r²। तो बच्चों यहां पर m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक r कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो v² = 9 × 10⁹ n × e²/, ये m क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m × r। यदि इसको स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो किसी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस यदि आप पता है, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वेलोसिटी निकालोगे, स्पीड निकाल लोगे। या इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है तो वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा वो निकाल लोगे। ये सब इसी कॉन्सेप्ट से ही है। तो जो मैंने आपको बताया था कूलम्स लॉ की लिमिटेशन, there are two limitations. First, this law is valid only for the rest and point charges, and second, this law is valid only for the distance between the charges which is greater than 10⁻⁻15 meter, right? तो बच्चों ये है एक्चुअली में limitations। अच्छा एक और बात है, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने जरा प्रैक्टिकली देखा, मोस्टली स्टूडेंट बोलते सर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नो बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। टेबल पर पेपर पीसेस रखे थे, आप प्लास्टिक स्केल को लेकर आए। अच्छा ये जब रखे थे तो किसकी वजह से रखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थे ना भाई। अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए रखे थे। आपने प्लास्टिक स्केल को चार्ज किया और यहाँ पर लाए। जैसे ही लाए तो ये प्लास्टिक स्केल चूंकि चार्ज थी, इसने पेपर पीसेस पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस किया बाय इंडक्शन, और इसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट। ये पेपर पीसेस उठ के कहाँ चलेगा, इस तरफ। भाई जो स्ट्रांग है वो उठा लेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग था उसने उठा लिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। रीजन उसका ये है बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Fg, वो होता है Fg = 6.67 × 10⁻11 m1 m2/r²। Fg = कैपिटल G × m1 m2/r², और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। जबकि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है। यहाँ m1 m2/r² को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। यहाँ Q1 Q2/r² को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी वैल्यू से, ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। भाई आप सिंपल सी बात देखो ना, ये आपके पास नंबर है 100, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, 100 आएगा। 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 1000 आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 10,000 आ जाएगा, और बढ़ गया। इस 100 को जितनी बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे प्रोडक्ट उतना बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से, छोटी क्वांटिटी से, 10 आ जाएगा। इसी 100 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, और छोटा हो जाएगा। जितनी छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट उतना कम होगा। तो यहाँ आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत कम। यहाँ किसको मल्टीप्लाई करें, बहुत बड़ी क्वांटिटी से, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ा जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है
और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स है। अच्छा नेक्स्ट बच्चों, जो टीचर्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपसे पूछते हैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट आप निकाल सकते हो भाई। एफ इज ये एप्सिलॉन नॉट जो मैं बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन वर्ड जो है ग्रीक लेटर है, बहुत सारे ग्रीक लेटर अपन फिजिक्स में यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई, वैसे ही ये एप्सिलॉन है। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाय एफ इंटू आर स्क्वायर, ऐसा जाएगा। अब ये तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन एसआई सिस्टम में चार्ज को आप कूलम में मेजर करते हो, कूलम इंटू कूलम क्या जाएगा कूलम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसलिए जब मैंने आपको वैल्यू बताई थी, देखो आप एप्सिलॉन नॉट की मैंने वैल्यू बताई थी आपको, तो उस वक्त मैंने यूनिट यूज की थी, ये देखो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट जो आई है वो यहीं से आई है, यहीं से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप क्या बोलोगे कूलम चार्ज, चार्ज के लिए क्या बताया था आपने 80 स्क्वायर, और न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, तो MLT-2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, M-1 L इंटू एल स्क्वायर L क्यूब, तो L-3 T-2 ऊपर जाएगा तो जाएगा T4 A स्क्वायर। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। अच्छा बच्चों एक और चीज, जो रिलेटिव परमिटिविटी थी वो प्योर रेशियो है। जैसे मैंने आपको देखो वो बताया था ना रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या बोला था आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मर्क्यूरी का एग्जांपल लिया था तो आपने बोला था 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब अपॉन 1000 kg पर मीटर क्यूब। अभी kg पर मीटर क्यूब कैंसिल हो गया था ये, तो रिलेटिव डेंसिटी केवल वैल्यू आई थी 13.6। कभी भी जो प्योर रेशियो होते हैं उनकी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है वो भी तो प्योर रेशियो है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी परमिटिविटी, फ्री स्पेस की, और ये किसकी, मीडियम की। तो दोनों की यूनिट एक दूसरे को क्या कर दी, कैंसिल, और एप्सिलॉन आर जो है इसलिए यूनिट लेस रहेगा, डायमेंशन लेस। इसीलिए देखो आप, जब मैंने आपको वैल्यू बताई थी तो इसकी यूनिट नहीं बताई थी। देखो आप रिलेटिव परमिटिविटी की मैंने कहीं वैल्यू बताई है आपको, हाँ ये देखो 181 इनफाइनाइट है, कोई यूनिट नहीं बताई, होती नहीं है, डायमेंशन लेस, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन की यूनिट वही होगी जो यूनिट किसकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वही यूनिट एप्सिलॉन की होगी। जो डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का होगा वही इसका होगा, क्लियर। अच्छा एक और लास्ट मुझे थोड़ा सा बताना है आपको बच्चों, वो है न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में यदि आप बात कर रहे हो, सॉरी कूलम्स लॉ, सॉरी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में ना बच्चों बहुत सिंपल है। देखो ये यहां पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इस चार्ज का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 बार। पोजीशन वेक्टर हमेशा पोजीशन बताता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और Q2 जो है उसका पोजीशन r2 है, डिस्टेंस r2 है, पोजीशन वेक्टर r2 बार है। तो यदि हम Q1 और Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्टेंस लें तो हो जाएगा r2 बार माइनस r1 बार, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है।
हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, डिस्टेंस। तो आपका ये फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाय r स्क्वायर। r क्या था, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r की जगह इसका मॉड ले लोगे आप लेंथ, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ r2r माइनस r1 स्क्वायर। लेकिन फोर्स तो वेक्टर है, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है, तो इसी डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए r2 बार माइनस r1 बार, और इस पूरे पे क्या लगा दो, कैप। ये बताएगा मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर्स का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये केवल बता रहा है डायरेक्शन, यहां बार लग जाएगा। पर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कभी भी आपको पता है यूनिट वेक्टर तो होता है गिवन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। किसी भी वेक्टर को यदि डिवाइड कर देते उसी के मैग्नीट्यूड से तो यूनिट वेक्टर आता है। तो यहां पर हो जाएगा एफ बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाय मॉड ऑफ r2 बार माइनस r1 बार स्क्वायर इनटू यहां पर आ जाएगा r2 बार माइनस r1 बार अपॉन मॉड ऑफ r2 बार माइनस r1, ये ब्रैकेट है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यदि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वेक्टर फॉर्म में वो बनेगा F बार इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बाय मॉड ऑफ r2 बार माइनस r1 क्यूब आ जाएगा इन दोनों, क्यूब इनटू r2 बार माइनस r1 बार। फर्क समझो, ये वेक्टर फॉर्म है। जब यहां पर यूनिट वेक्टर था तो स्क्वायर था, क्योंकि जनरली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब r स्क्वायर बोलोगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर, लेकिन जब वेक्टर बोलोगे तब यहाँ पर क्यू आ जाएगा। यह है बच्चों वेक्टर फॉर्म, राइट। अब जब हमने इतना कर लिया है तो अपन इन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, तो अब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। ओके बच्चों, ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं अपन।